नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में संविधान सभा के निर्माण हेतु अंग्रेजी प्रयास कौन कौन से थे, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और साथ ही अपन ने इस बात के बारे में भी चर्चा की थी कि संविधान सभा के चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। जी हाँ, कि जो संविधान सभा जो थी, संविधान सभा, इस संविधान सभा के जो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। और इन चुनावों में कितने दल भाग लिए थे, तो याद रखना 10 दलों ने भाग लिया था। कितने दलों ने? 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। अगर इन बात करें 10 राजनीतिक दलों के अंदर से प्रतिनिधित्व किनको मिला, तो याद रखना 9 दलों को। 9 दलों को तो क्या मिला? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, जी हाँ, याद रखना 9 राजनीतिक दलों को तो प्रतिनिधित्व मिला। और एकमात्र राजनीतिक दल, एकमात्र राजनीतिक दल कौन सा? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, इस हिंदू महासभा जो राजनीतिक दल था, इसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। याद रखना संविधान सभा के चुनाव में एकमात्र राजनीतिक दल हिंदू महासभा, जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर बात करें थोड़ी सी इसकी डिटेल में कि हिंदू महासभा जो राजनीतिक दल था, इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1915 में इसका गठन हुआ था। और 1915 में इसका गठन किसने किया था, तो याद रखना मदन मोहन मालवीय। याद रखना मदन मोहन मालवीय ने इस राजनीतिक दल का गठन किया था, जिसको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एक बार रिपीट करता हूं मैं कि संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। ठीक है, इन चुनाव में 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जैसे हिंदू महासभा हो गया। इन तीनों के अलावा 7 राजनीतिक दल और थे। माने टोटल राजनीतिक दलों की संख्या कितनी? 10, जिनमें प्रतिनिधित्व कितने राजनीतिक दलों को मिला? 9 को मिला। एकमात्र राजनीतिक दल हिंदू महासभा, जिसको संविधान सभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिसको संविधान सभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस राजनीतिक दल का गठन 1915 में किया गया। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यहां तक अपन बात कर चुके थे। इसके अलावा अगर बात करें कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, याद रखना संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, अगर बात करें चुनाव की, तो ये चुनाव हुए थे, ये कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष। याद रखना संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष। और इसकी भी अपन ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। इसके बारे में सवाल आता है कि भारत की संविधान सभा प्रतिनिधित्वक संविधान सभा है या नहीं, तो अपना उत्तर आएगा कि भारत की संविधान सभा प्रतिनिधित्वक संविधान सभा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था। माने 1935 के अधिनियम में राज्यों में विधानसभा का गठन हो चुका था, और विधानसभाओं के सदस्यों ने, याद रखना विधानसभा के सदस्य ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इसलिए भारत की संविधान सभा प्रतिनिधित्वक संविधान सभा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन, तो संविधान सभा के चुनाव कराने वाला अधिकारी कौन था? याद रखना संविधान सभा क्या हुए? चुनाव। और चुनाव कराने वाला अधिकारी कौन था? तो याद रखना संविधान सभा के चुनाव कराने वाला अधिकारी कौन था? HVR अयंगर। संविधान सभा के चुनाव कराने वाला अधिकारी कौन था? HVR अयंगर। मानी हुराव वरदराव, याद रखना हुराव वरदराज अयंगर। खैर फुल फॉर्म से अपने कोई मतलब नहीं कि अपने जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन वाले आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको हुराव वरदराज अयंगर। जो बाद में जाके संविधान सभा क्या बनता है? ये सचिव। याद रखना ये बाद में क्या बनता है? संविधान सभा का क्या बना? सचिव भी यही बना था। संविधान सभा का सचिव भी यही व्यक्ति बना था। एक बार रिपीट कर रहा हूं
कि संविधान सभा के जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में चुनाव कराने वाला अधिकारी कौन था? HVR अयंगर, HVR अयंगर। और संविधान सभा का बाद में ये क्या बना था? सचिव भी बना था। और संविधान सभा के चुनाव की अगर बात करी जाए तो संविधान सभा के चुनाव की कुछ श्रेणियां बनाई गई। तो संविधान सभा के चुनाव की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। याद रखना कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 3 श्रेणियां। याद रखना है चुनाव थे, इनकी कितनी श्रेणियां? मानी मतदाताओं की 3 श्रेणियां। मतदाताओं की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 3 श्रेणियां बनाई गई थी, जिनमें अगर बात करें, एक तो सामान्य श्रेणी, जनरल सामान्य श्रेणी। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे श्रेणी बनाई थी मुस्लिम श्रेणी। और तीसरे नंबर की बात करें तो सिख श्रेणी। लेकिन याद रखना सिख श्रेणी केवल कहां बनाई गई थी? केवल पंजाब में। ये याद रखना है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा के जब चुनाव हुए तो चुनाव में मतदाताओं की कितनी श्रेणियां बनाई गई? तो मतदाताओं की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, जिनमें बात करें पहली सामान्य श्रेणी, दूसरी मुस्लिम श्रेणी और तीसरी सिख श्रेणी। जो सिख श्रेणी कहां बनाई गई थी? केवल और केवल पंजाब में बनाई गई थी। याद रखना है केवल और केवल पंजाब में बनाई गई थी। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए। और मैं जैसे कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे 3-4 वीडियो हो जाएंगे उसके बाद जितने भी नोट्स हैं उन नोट्स को PDF फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ के साथ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक ये मैंने लिखा है, इनका मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इनका, ठीक है। अब अगर बात करें कि संविधान सभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन से प्रांत से आए थे उनकी बात करें तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि, याद रखना संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से आए थे? संयुक्त प्रांत से। कहां से आए थे? संयुक्त प्रांत से। याद रखना सर्वाधिक प्रतिनिधि की बात करें तो कहां से आए थे संविधान सभा में? संयुक्त प्रांत से। और कितने सदस्य आए थे? 55 सदस्य। जी हाँ, अगर अपन वर्तमान की बात करें कि संयुक्त प्रांत का जो पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, वर्तमान में कौन सा राज्य है? तो जी हाँ, याद रखना संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। संयुक्त प्रांत को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। और अगर बात करें कि संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि, तो याद रखना न्यूनतम प्रतिनिधि, संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि की बात करें तो न्यूनतम प्रतिनिधि आए थे असम से। याद रखना न्यूनतम प्रतिनिधि असम से कितने आए थे? 8। संविधान सभा में न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से आए थे? असम से आए थे। और असम से कितने प्रतिनिधि आए थे? 8 प्रतिनिधि आए थे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से? संयुक्त प्रांत से आए थे। कितने सदस्य? 55 सदस्य। और न्यूनतम प्रतिनिधि संविधान सभा में कहां से आए थे? असम से आए थे। अगर बात करें संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की, तो याद रखना संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि, तो याद रखना संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो याद रखना कुल महिलाओं की संख्या थी 15, मानी 15 महिला सदस्य। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अब प्रश्न मेरा यह है कि संविधान सभा में जो महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो राजस्थान से कितनी महिलाएं थी? तो याद रखना राजस्थान से एक भी महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं थी। ठीक है,
राजस्थान से संविधान सभा में एक भी महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं थी। याद रखना, राजस्थान से एक भी महिला प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थी। रिपीट कर रहा हूं, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से आए थे? संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। न्यूनतम प्रतिनिधि कहां से आए थे? असम से। कितने? 8 सदस्य। और महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? अर्थात संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15 और राजस्थान से महिलाओं की संख्या एक भी नहीं थी। राजस्थान से एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे की बात करें। मिटा रहा हूं इसको। महिलाओं के बारे में 2 सवाल और पूछ लेते हैं कई बार कि संविधान सभा में 15 महिलाएं जो थी, याद रखना संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उनमें प्रश्न पूछ लेगा एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। तो याद रखना संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला याद रखना बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और ये बेगम एजाज रसूल थी, ये कौन से प्रांत से थी? तो याद रखना संयुक्त प्रांत से। कौन से प्रांत से? संयुक्त प्रांत से आई थी। जी हाँ, याद रखना कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल, जो कौन से प्रांत से आई थी? संयुक्त प्रांत से आई थी। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि संविधान सभा जो है, ये संविधान सभा के अंदर एकमात्र मनोनीत महिला, एकमात्र मनोनीत महिला, मनोनीत महिला, एकमात्र मनोनीत महिला की बात करें तो एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? एनी मसेकर। याद रखना एनी मसेकर, एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? एनी मसेकर। अब मनोनीत क्यों थी ये? क्योंकि ये कहां से आई थी? ये मनोनीत महिला कहां से आई थी? एनी मसेकर कहां से आई थी? तो याद रखना केरल की त्रावणकोर रियासत से, त्रावणकोर रियासत से। कहां से आई थी ये? केरल की त्रावणकोर रियासत से। तो प्रश्न इसमें से घुमा के पूछेगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, जिनमें से रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन थी? याद रखना रियासतों का, या एकमात्र महिला जिसने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था उसका नाम है एनी मसेकर। याद रखना रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है एनी मसेकर, जो कौन सी रियासत से थी? केरल की त्रावणकोर रियासत से थी। याद रखना। और जब रियासतों की बात आ जाए तो रियासतों सदस्य जो थे ये मनोनीत थे, याद रखना निर्वाचित नहीं थे। याद रखना रियासतों से सदस्य मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक प्रश्न और पूछ लेगा आपसे कि संविधान सभा में सदस्य थे, मनोनीत थे, निर्वाचित थे, चयनित थे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, प्रश्न पूछ लेगा कि संविधान सभा में सदस्य थे, मनोनीत थे, निर्वाचित थे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे या चयनित थे। तो याद रखना, एक नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना है कि संविधान सभा में सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही थे। तो याद रखना निर्वाचित तो कितने थे? 296 सदस्य। मनोनीत कितने थे? ओनली 93 सदस्य, जो देशी रियासतों से मनोनीत थे। और ब्रिटिश प्रांतों और कमिश्नरी प्रांतों से 296 सदस्यों का क्या हुआ? निर्वाचन हुआ, जिनमें 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ और 4 सदस्यों का कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचन हुआ, जिनकी बात अपन कर चुके हैं कल, ठीक है। आगे की बात करें कि राजस्थान की,
तो राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य गए? याद रखना, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा आपको, कईयों में 15 मिलेगा, कईयों में 12 मिलेगा, कईयों में 11 मिलेगा। ठीक है, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है जिसमें अपने को राइट उत्तर क्या करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, तो याद रखना संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य, राजस्थान से अगर बात करें सदस्य तो 11 + 1 बराबर 12 सदस्य। राजस्थान से कुल कितने सदस्य गए थे? 12 सदस्य। संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य गए थे? 12 सदस्य गए थे। अब आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान से जो 12 सदस्य गए थे उनमें मनोनीत तो कितने थे और निर्वाचित कितने थे? याद रखना कि राजस्थान से 12 सदस्य संविधान सभा के लिए जाते हैं, इनमें मनोनीत सदस्य कितने थे और निर्वाचित सदस्य कितने थे? तो याद रखना ये जो 11 हैं, ये 11 सदस्य तो क्या थे? मनोनीत। 11 सदस्य तो क्या थे? मनोनीत, नॉमिनेट थे ये। और ये जो एक सदस्य है ना, ये क्या था? निर्वाचित। ये क्या था? निर्वाचित था। ठीक है, तो राजस्थान से कुल 12 सदस्य गए, जिनमें 11 सदस्यों का तो क्या हुआ? मनोनयन हुआ देशी रियासतों के द्वारा, और एक सदस्य का क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। और निर्वाचन कहां से हुआ? तो याद रखना मैंने कल बताया था कि जो भारत में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, याद रखना चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे? 4, जिनमें एक राजस्थान से था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। यहां से एक सदस्य का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और वो निर्वाचित सदस्य कौन था? तो याद रखना उसका नाम है मुकुट बिहारी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या नाम था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, राजस्थान से जो संविधान सभा में सदस्य गए, ये कितने गए थे? 11 + 1 बराबर 12, जिनमें 11 तो मनोनीत थे और एक निर्वाचित। और निर्वाचित कहां से था? केंद्र शासित प्रदेश मानी चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से, जिसका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने भी नोट्स हैं ये मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना हेमिस क्लासेस के नाम से, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, हेमिस क्लासेस को सर्च करें और वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जल्दी ही भारत के भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी, जिसमें अपने राजस्थान के अंदर जैसे जो भी वैकेंसी आ रही है उनमें भी राजस्थान वो भारत का भूगोल काम में आता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसके अंदर सिलेबस के अंदर भी भारत का भूगोल सिलेबस में है। इंडियन पॉलिटिकल की क्लासें निरंतर जारी है और 1-2 दिन के अंदर जो भारत का भूगोल है उसकी क्लासें भी जल्दी ही आ जाएंगी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। संविधान सभा में अगर बात करें, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है, बात करें संविधान सभा में, तो संविधान सभा में अगर बात करते हैं कि वकीलों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना वकीलों की संख्या, संविधान सभा में वकीलों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना संविधान सभा में 12 वकील थे। याद रखना संविधान सभा में वकीलों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और इतनी भारी संख्या को देखते हुए, याद रखना इतनी भारी संख्या को देखते हुए एक अपने अमेरिका के अंदर जो संविधानविद था, संविधान का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था आइवर जेनिंग्स। इस आइवर जेनिंग ने एक बात कही कि भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के वकीलों क्या है? स्वर्ग है। तो याद रखना कि आइवर जेनिंग ने संविधान सभा में वकीलों की संख्या को देखते हुए यह कहा कि भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है।
तो याद रखना एक व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट, ठीक है। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि संविधान सभा, याद रखना, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था ऑब्लिक निकाय है। याद रखना लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था या निकाय है। कई बार ये ना, ये ऑप्शन के अंदर लॉर्ड विस्काउंट देखने को नहीं मिलता है, और क्या देखने को मिल जाता है, साइमन। तो याद रखना साइमन आ जाए तो भी यही बात है, और लॉर्ड विस्काउंट आ जाए तो भी यही बात है, क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर ये लॉर्ड विस्काउंट ऑप्शन में नहीं होते हैं और साइमन आ जाता है, तो साइमन करना है अपने को, और साइमन नहीं हो तो लॉर्ड विस्काउंट करना है कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था या निकाय है। एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़ते आगे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था चर्चिल। चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा कि संविधान सभा एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखना चर्चिल ने क्या कहा कि संविधान सभा एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और वो एक वर्ग आप भी जानते हो कि अगर बात भारत की हो रही है तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चिल ने कभी स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा था कि बात हिंदू की चल रही है, कि हिंदुओं के बारे में ये कहा गया कि संविधान सभा एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसा हिंदू शब्द उसने प्रयोग में लिया ही नहीं था, ठीक है। और एक व्यक्ति था, उसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है। याद रखना कांग्रेस ही क्या है, संविधान सभा है, और संविधान सभा ही कांग्रेस है। यह कथन किसका है, तो याद रखना चर्चिल ने तो ये कहा कि संविधान सभा एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। और इसके साथ में अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान सभा को किसकी संज्ञा दी, चलायमान राष्ट्र की। संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी, चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। याद रख नेहरू जी ने संविधान सभा को क्या कहा, चलायमान राष्ट्र कहा, और चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा कि संविधान सभा एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। 2-4 दिन बाद में 2-4 जैसे ही वीडियो हो जाएंगे उसके बाद में नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। मिटाएंगे इसको। अब सुनो, आपसे पूछ लूं कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन है, ये किस योजना के तहत हुआ। मैं एक ही पेन काम में ले लेता हूं, रेड वाला। तो याद रखना बात है 3 जून की, 3 जून 1947 की बात है। योजना कौन सी थी, लॉर्ड माउंट बेटन योजना। याद रखना कौन सी है, लॉर्ड माउंट बेटन योजना। तो पहली बात तो बात करें कि
भारत पाक का विभाजन। आप अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लेना कि लॉर्ड माउंटबेटन जो बेटन योजना थी, इस योजना के तहत क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और विभाजन की घोषणा कब कर दी गई थी, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। अब एक प्रश्न और पूछेगा कि संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन किस योजना के तहत हुआ। तो याद रखना, संविधान सभा का पुनर्गठन कब की बात है, 3 जून 1947 की बात है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन। तो याद रखना, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत संविधान सभा क्या हुआ, पुनर्गठन, संविधान सभा क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। और जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो परीक्षा में सवाल पूछेगा यहां से। और पता है क्या सवाल पूछा गया था, सवाल बता देता हूं मैं एक बार कि भारत का संविधान वास्तविक तौर पे कितने लोगों ने बनाया। ठीक है, ऑप्शन सुन लेना एक बार, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, 389, बी ऑप्शन दे देगा 324, सी ऑप्शन दे देगा 299 और डी ऑप्शन दे देगा 211 सदस्य। कोई भी चौथा ऑप्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों आंकड़े तो अपन पढ़ते हैं, याद रखना तीनों ही आंकड़े अपन पढ़ते हैं। या फिर ये दे देगा अपने को 296 दे देगा, ये चौथा आंकड़ा पढ़ते हैं अपन, निर्वाचित सदस्यों पढ़ते हैं ना। तो याद रखना संविधान का वास्तविक निर्माण करने वाले लोग कितने थे, 299। और 299 कैसे, उनकी बात करेंगे अभी कि इस योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। और इस योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्यों की सिफारिश की थी, तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने, योजना के तहत 324 सदस्यों की संविधान सभा का सुझाव दिया। याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने 3 जून 1947 को यह सुझाव दिया कि संविधान सभा का पुनर्गठन करके, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अलग हो चुका था, पाकिस्तान से जो सदस्य जीत के संविधान सभा में आए थे उनको जाना था। ठीक है, उनको जाना था, इसलिए पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी और 324 सदस्यों की एक संविधान सभा का सुझाव दिया। किसने, लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने। ठीक है, सुझाव दे दिया। लेकिन आपको पता है अगर 31 अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर 1947 तक, तारीख 31 अक्टूबर 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर, याद रखना सदस्यों की संख्या घटकर कितने सदस्य रह गए, 299 सदस्य। कितने सदस्य रह गए थे, 299 सदस्य रह गए थे। और यूं कह सकते हैं कि इन 299 सदस्यों ने संविधान का वास्तविक निर्माण किया, संविधान का वास्तविक निर्माण किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि 3 जून 1947 को भारत में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद पाकिस्तान से जो सदस्य जीत करके संविधान सभा में आए थे उनको अलग होना था, इसलिए इस योजना ने, याद रखना, संविधान सभा का पुनर्गठन किया और इसमें 324 सदस्यों की संविधान सभा का सुझाव दिया या सिफारिश की। और अक्टूबर 1947 तक सदस्यों की संख्या घटते घटते 299 रह गई और 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान का वास्तविक निर्माण किया। याद रखना, भारत के संविधान का वास्तविक निर्माण किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी परीक्षा में एक सवाल और पूछा जाता है, परीक्षा में एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष उस समय था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था और भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था। ये 3-4 सवाल पूछ लेते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में, जिनमें सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, ये पूछा गया है। तो अपन बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। याद रखना
पंडित नेहरू की बात करें, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था संविधान सभा में, निर्वाचन क्षेत्र, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था? संयुक्त प्रांत। कौन सा था? संयुक्त प्रांत, मानी वर्तमान का आप यूपी कह सकते हो, और उस जमाने का संयुक्त प्रांत। तो याद रखना, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां से निर्वाचित हुए थे? संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। और बात करें मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? निर्वाचन क्षेत्र, तो याद रखना मोहम्मद अली जो जिन्ना है वो कहां से निर्वाचित हुए थे? पंजाब से। मोहम्मद अली जिन्ना कहां से निर्वाचित हुए थे? पंजाब से। कई बार ये होता है कि कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, या कई बार कई भ्रांतियां सुनने को मिल जाती है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल हुए ही नहीं, या उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। बिल्कुल आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव लड़ा था। कहां से लड़ा था? पंजाब से लड़ा था, ठीक है। और अगर बात करें गांधी जी, तो याद रखना गांधी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव नहीं लड़ा। गांधी जी ने संविधान सभा के चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपनी तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से 16 लोगों की सूची भेजी थी उन्होंने। तो याद रखना गांधी जी ने खुद ने संविधान सभा के चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अपनी तरफ से 16 लोगों की लिस्ट बनाकर दी थी कि इन लोगों को चुनाव में खड़ा करो और संविधान सभा के लिए ये व्यक्ति योग्य हैं। तो जी हाँ, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? संयुक्त प्रांत। मोहम्मद अली जिन्ना का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? पंजाब। और गांधी जी का चुनाव क्षेत्र तो था ही नहीं, गांधी जी तो चुनाव लड़े ही नहीं। याद रखना चुनाव नहीं लड़े, इन्होंने 16 लोगों की लिस्ट बनाकर दी थी कि इन लोगों को चुनाव में उतारो और संविधान सभा के लिए ये व्यक्ति क्या रहेंगे? योग्य रहेंगे। अब एक सवाल और पूछ लिया जाता है अपने से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, लिखा है आगे। अब सुनो, बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर के बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है कि इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र कोई किताबें बॉम्बे बताती हैं, कई क्या बताती है बंगाल, जो वर्तमान भारत में पश्चिम बंगाल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिम बंगाल बताती है, बंगाल भी बताती है, बॉम्बे भी बताती है। तो ऐसा क्यों हुआ था? देखो सुनो, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के चुनाव तो लड़े, और सबसे पहले चुनाव कहां से लड़े? बॉम्बे से। समझते जाना इसको, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के चुनाव बंबई से या बॉम्बे से लड़े, ठीक है। और बॉम्बे से चुनाव लड़े तब कौन से उम्मीदवार के रूप में? निर्दलीय उम्मीदवार। याद रखना, ना कांग्रेस से ना मुस्लिम लीग से, ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन इन चुनाव में किस निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्या लड़े? चुनाव। और इस चुनाव में इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। चुनाव में क्या हो जाती है? हार। फिर जीत किसकी होती है? तो जीत किसकी होती है? M.R. जयकर। क्या नाम था? M.R. जयकर। अभी M.R. जयकर कौन सी पार्टी का था? तो याद रखना कांग्रेस पार्टी का। कौन सी पार्टी का था? कांग्रेस पार्टी का था। भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी का सदस्य M.R. जयकर इसके सामने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संविधान सभा का चुनाव लड़ता है, जिसमें भीमराव अंबेडकर की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार M.R. जयकर जीत जाता है, ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर जब हार गया, ठीक है, तो इससे पहले की घटना मैं बता देता हूं आपको कि B.N. राव जो है ना, B.N. राव, इसके बारे में एक सवाल पढ़ते हैं अपन, किसने संविधान का सबसे पहले प्रारूप तैयार किया? बिल्कुल प्रारूप तैयार किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, और कांग्रेस पार्टी में उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कानून का ज्ञाता यही था। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये दी कि आप संविधान का प्रारूप तैयार करें और आपके सानिध्य में संविधान तैयार होना चाहिए।
और इसको ये कह दिया गया कि आप अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए विदेश जाइए और जो बातें अपने देश के अनुरूप हैं, अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप हैं, उन सब बातों को लिखकर लाइए और अपने देश के संविधान में ऐड कर दीजिए। ठीक है। एक बार ही घूमते घूमते कहां चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं, जहां संविधान का जो ज्ञाता हुआ करता था वो व्यक्ति आइवर जेनिंग्स जो अमेरिका का था, उसके पास जैसे ही जाते हैं और पूछते हैं कि आप संविधान के ज्ञाता हो, हमारा देश का संविधान क्या होना चाहिए, किस परिस्थिति में हमारा संविधान बनना चाहिए, कौन कौन सी बातों को शामिल करें, तो उनसे हेल्प मांगने के लिए चले गए। ठीक है। तब आइवर जेनिंग ने कहा कि आप यहां संविधान बनाने वाला व्यक्ति ढूंढ रहे हो, जबकि भारत में मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सानिध्य में संविधान क्यों नहीं बना देते आप? तो आइवर जेनिंग ने चौंक कर पूछा कि वो व्यक्ति कौन है। तो आइवर जेनिंग ने, याद रखना, आइवर जेनिंग जैसे ही कहा ना कि भारत में कोई व्यक्ति है जो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है, उसके सानिध्य में आप संविधान बनाओ, तो BN राव ने चौंक कर पूछा कि वो व्यक्ति कौन है। तब आइवर जेनिंग ने नाम लिया कि वो व्यक्ति कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। ये वापस आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे रिक्वेस्ट की कि भीमराव अंबेडकर को या भीमराव अंबेडकर के सानिध्य में क्या बनाना चाहिए? संविधान बनाना चाहिए। अब सुनो इधर, जबकि संविधान सभा के चुनाव में हार चुके हैं बॉम्बे से। अब मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुनाव लड़ाया, बंगाल से चुनाव लड़वाया। और लड़वाया क्या कि मुस्लिम लीग पार्टी की एक वहां पे सीट थी, और सीट कौन से प्रांत की थी? जैसूर कुलना, जैसूर कुलना। मुस्लिम लीग पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो जैसूर कुलना सीट से जीता हुआ था संविधान सभा के लिए, उससे सीट खाली करवाई और बंगाल से भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा। ठीक है, यहां तक मामला हो गया। लेकिन आपको पता है 3 जून 1947 की बात है, भारत पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग पार्टी जो थी वो वापस कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। अब पाकिस्तान में चली गई तो भीमराव अंबेडकर क्या हो गए? फ्री हो गए, क्योंकि ये जैसूर कुलना वाली जो सीट थी ये किस में चली गई? पूरी पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में है, पूरी पाकिस्तान में चली गई। तब BN राव की रिक्वेस्ट पर ये क्या होते हैं? वापस बॉम्बे से इस M जयकर को सीट खाली करवाते हैं। याद रखना, M जयकर से सीट खाली करवाते हैं और फिर बॉम्बे से कहां भेजते हैं? भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजते हैं। संविधान सभा। प्रश्न कैसे बनेगा? सुनो इधर, प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भीमराव अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा करके आओगे? बॉम्बे। और जनरल साहब पूछ लिया आपसे सवाल कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र कौन सा था, तो बंगाल ऑप्शन में देख लेना। कौन सा देखोगे? बंगाल। अगर बंगाल ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करके आओगे? पश्चिमी बंगाल। बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों अगर ऑप्शन में हो तो क्या करना है अपने को? केवल बंगाल करना है। ठीक है, बंगाल ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? बॉम्बे करेंगे। तो मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। और अधिकतर ये प्रश्न पूछा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। लेकिन अगर देश आजाद होने के बाद पूछे, देश आजाद होने के बाद पूछ ले तो याद रखना ये सीट किनकी थी? मुस्लिम लीग पार्टी वालों की थी, जो कहां चली गई थी? पूरी पाकिस्तान में। इसलिए सीट भीमराव अंबेडकर को छोड़नी पड़ी और वापस बॉम्बे से M जयकर को हटा करके सीट खाली करवा करके कांग्रेस वालों ने भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। इससे आगे की बात करेंगे कल, जिनमें संविधान निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार संविधान की बैठकें चली, प्रथम बैठक का विरोध कैसे हुआ, उन सारी घटनाओं के ऊपर बात करेंगे अपन कल वाली क्लास के अंदर। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और इसे लाइक भी करें, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, जिससे ये क्लास पूरे जोश के साथ में बढ़ा सकूं और इतना बढ़िया कंटेंट आप लोगों को दे सकूं कि परीक्षा में से बाहर आए ही नहीं। तो याद रखना, इतनी मेहनत जब मैं कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण रूप से ये उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे और मुझे पता है इससे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करोगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप कंटिन्यू नोट्स बनाते जाइए। अगर नहीं भी बनाते हो तो 3-4 दिन बाद में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में सारे के सारे नोट्स PDF फॉर्म में उपलब्ध करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।